हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पथ। आज की इस वीडियो में हम सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है मृदा अन्वेषण यानी कि सॉइल एक्सप्लोरेशन, तो इसको हम पूरा कवर करेंगे इस चैप्टर को। तो इस वीडियो पर एंड तक बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सॉइल मैकेनिक्स के प्लेलिस्ट में जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सर्वेइंग की भी वीडियोज, सर्वेइंग की रिवीजन क्लास की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। यदि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अभी तक नहीं देखे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख सकते हैं। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की भी वीडियोज आपको मिल जाएगी और जो ड्राइंग का आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका सब्जेक्ट है उसकी वीडियोज आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, एक्सप्लोरेशन क्या होता है, अन्वेषण क्या होता है, इसको हम देख लेते हैं। संरचनाओं के निर्माण से पूर्व इनकी नींव के नीचे की मृदा का परीक्षण करते हैं। जैसा कि आपको पता है, जो हमारे सॉइल मैकेनिक्स होती है और इसके साथ साथ हम फाउंडेशन इंजीनियरिंग का भी पार्ट्स पढ़ते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स का कंसेप्ट क्या है, क्यों हम इसके बारे में इतनी डिटेल पढ़ते हैं। जो आपका स्ट्रक्चर होता है, तो जो स्ट्रक्चर में दो पार्ट्स आपके होते हैं, एक सब स्ट्रक्चर और एक आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर होता क्या है तो भी हम डिटेल में देखेंगे। तो जो आपका सब स्ट्रक्चर होता है, जैसे भी हम जो भी हमारा बिल्डिंग वगैरह बनता है, फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, तो जितने भी पार्ट्स हमारे ग्राउंड लेवल के नीचे आते हैं, जितने भी जो भी वर्क होता है ग्राउंड लेवल के नीचे, तो हमारे आ जाते हैं सब स्ट्रक्चर में। और जो ग्राउंड लेवल के ऊपर, यानी कि जब भी आपकी कोई बिल्डिंग है या कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, तो कोई बिल्डिंग बन के जब तैयार हो जाती है, तो पूरी बनने के बाद जितने भी पार्ट्स हमें दिखाई देते हैं उस बिल्डिंग के, तो हमारे होते हैं सुपर स्ट्रक्चर, और जो नहीं दिखाई देते वो हमारे सब स्ट्रक्चर में आते हैं। तो जो सब स्ट्रक्चर होता है, यानी कि फाउंडेशन भी आपका सब स्ट्रक्चर में आ जाता है, और उसके फाउंडेशन के नीचे भी सॉइल होती है, तो उसको हम बोलते हैं सब सॉइल। तो इस प्रकार से ये हमारी होती है सब सॉइल। तो जितना भी लोड आपके स्ट्रक्चर का होता है वो सभी फाउंडेशन पर आता है। फाउंडेशन से ये फाउंडेशन सारा लोड आपका सब सॉइल पर ट्रांसफर करता है। तो जो सब सॉइल होती है, इनकी बियरिंग कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि ये जो लोड आ रहा है पूरे स्ट्रक्चर का, उसको बियर कर सके, या फिर मतलब इससे कम हो लोड, इनकी बियरिंग कैपेसिटी से कम ही हो, उससे ज़्यादा ना हो। अगर ज़्यादा होगा तो ये सॉइल बियर नहीं कर पाएगा उस लोड को, और पूरा स्ट्रक्चर आपका फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम सॉइल का इतना डिटेल में इसको पढ़ते हैं, और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के बारे में भी डिटेल पढ़ते हैं कि किस प्रकार की सॉइल है तो किस प्रकार का फाउंडेशन हमको यूज करना है। तो आप देख सकते हैं, संरचनाओं के निर्माण से पूर्व इनकी नींव के नीचे की मृदा का परीक्षण करते हैं, यानी कि सब सॉइल का हम टेस्ट करते हैं। मृदा को उस स्थल से प्राप्त कर परीक्षण हेतु लाया जाता है। इसके बाद अभिकल्पन करके संरचना का निर्माण करते हैं। स्थल से मृदा प्रतिदर्श प्राप्त करना अन्वेषण यानी कि एक्सप्लोरेशन कहलाता है। जो साइड से हम सॉइल, जो फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है, उसका हम क्या करते हैं, संरचना का जो निर्माण होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसके पहले हम नींव के नीचे की जो मृदा होती है उसका हम परीक्षण करते हैं। और वो जो मृदा जिस भी साइड से हम लेकर आते हैं, तो स्थल से मृदा प्रतिदर्श प्राप्त करना ही आपका एक्सप्लोरेशन यानी कि अन्वेषण कहलाता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि मृदा अन्वेषण आपका क्या होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मृदा अन्वेषण यानी कि सॉइल एक्सप्लोरेशन आपका क्या होता है। नींव के नीचे की मृदा परतों का प्रयोगशाला में परीक्षण या अध्ययन करके गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करना मृदा अन्वेषण कहलाता है। तो जो हम प्रोसेस करते हैं, यानी कि सॉइल को जहां से भी लेकर आते हैं, तो ये जो प्रोसेस होता है वही हमारा अन्वेषण होता है, यानी कि एक्सप्लोरेशन। और जो हम सॉइल का टेस्ट, मतलब जो भी सॉइल हम लेकर आते हैं उसका प्रयोगशाला में टेस्ट करते हैं, फिर उसके बारे में अध्ययन करते हैं, उसके गुणों का पता लगाते हैं। तो ये पूरी जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, इसी को हम बोलते हैं सॉइल एक्सप्लोरेशन। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है अधस्थल अन्वेषण की विधि यानी कि मेथड्स ऑफ एक्सप्लोरेशन। तो अधस्थल अन्वेषण की विधियों को प्रमुख रूप से दो भागों में हम बांट सकते हैं। पहला हमारा प्रारंभिक होता है, दूसरा हमारा विस्तृत अन्वेषण होता है। तो प्रारंभिक क्या होता है, इसका उद्देश्य कम खर्च करके अधस्थल की मृदा की प्रारंभिक जानकारी प्राप्त करना है। इस अन्वेषण में मुख्य रूप से निम्न कार्य करने होते हैं। तो कम खर्च करके अगर मृदा जो आपकी सॉइल होती है उसकी प्रारंभिक जानकारी अगर प्राप्त करना है तो इसको हम बोलते हैं प्रारंभिक अन्वेषण। और मुख्य रूप से इसमें निम्न कार्य करने होते हैं। पहला आपका होता है मृदा में वेधन यानी कि पेंट्रेशन कराना होता है। भूभौतिक विधियों को उपयोग में लाना होता है। परीक्षण हेतु गड्ढों की खुदाई करनी होती है, और मृदा खोज हेतु बोरिंग भी करना होता है। यानी कि जो सब सॉइल होती है कहाँ तक जाती है, फाउंडेशन के नीचे की सॉइल होती है, तो फाउंडेशन की जितनी गहराई होगी उसके नीचे की मृदा को हमको ढूंढना होता है, उसको लेकर आना होता है, उसी का टेस्ट करना होता है। तो मृदा खोज हेतु हम क्या करते हैं, बोरिंग भी करते हैं। बोरिंग करके वहाँ की सॉइल को हम
लेकर आते हैं और उसका टेस्ट करते हैं। तो ये आपका होता है प्रारंभिक अन्वेषण। अगर कम खर्च करके हम अगर उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्रारंभिक जानकारी, तो वही हमारा प्रारंभिक अन्वेषण के अंतर्गत आता है। इससे हमको सूचनाएं क्या क्या मिलती हैं, इसमें निम्न सूचनाएं एकत्र की जाती है प्रारंभिक अन्वेषण में कि भौम जल की स्थिति हम पता कर सकते हैं, और मृदा परतों की मोटाई भी हम पता कर सकते हैं कितनी मोटाई है, मृदा परत की सामर्थ्य एवं संपीडितता, और चट्टान की गहराई। क्योंकि जो हमारी सब सवाल यहाँ पर टेस्ट किसका कर रहे हैं, ऐसे ही नॉर्मल सवाल का हम नहीं कर रहे हैं, जो हमारी फाउंडेशन जितनी भी गहराई तक बनेगी उसके नीचे की जो सवाल होगी हमारी, उसका हम टेस्ट यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट हमारा विस्तृत अन्वेषण, यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अंतर्गत बोरिंग, सैंपलिंग एवं परीक्षण आते हैं, जिससे मृदा की अपरूपण सामर्थ्य, पारगम्यता, धारण क्षमता एवं घनत्व सूचकांक आदि प्रयोगशाला परीक्षण किए जाते हैं। इस अन्वेषण में अक्षुब्ध प्रतिदर्श यानी कि जो अनडिस्टर्ब सैंपल होते हैं स्थल से प्राप्त करके परीक्षणों को किया जाता है। यह स्थल पर भी किए जाते हैं, इस पर खर्च अधिक होता है। यह परीक्षण मुख्यतः महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों हेतु किए जाते हैं। तो जो आपके डिटेल एक्सप्लोरेशन होते हैं, विस्तृत अन्वेषण होते हैं, जब महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं उसके लिए हम इसको करते हैं। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो कम खर्च के लिए हम प्रारंभिक अन्वेषण वहां पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रारंभिक अन्वेषण की विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो परीक्षण गड्ढे, यह सभी प्रकार की मृदाओं हेतु बनाए जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, परीक्षण गड्ढे बनाते हैं। इसमें लागत कम आती है। इसमें क्षुब्ध यानी कि डिस्टर्ब एवं अनडिस्टर्ब जो सॉइल होती है, जो सैंपल होते हैं उससे प्राप्त किए जाते हैं इन गड्ढों से। दूसरा हम क्या करते हैं, बोरिंग विधि। इसके अंतर्गत निम्न विधियां आती हैं, आगर वेदन, पानी के जेट द्वारा वेदन, संघात वेदन और गुणन वेदन। तो इसमें से जो आगर वेदन आपका ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसमें जो भी आपके 3-4 हैं आपके दिए गए यहाँ पर बोरिंग के मेथड, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा क्या होता है, लेकिन आगर इसमें से ज्यादा पूछा जाता है। तो दूसरा ये हो गया। तो आगर वेदन आपका क्या है, इसको हम देख लेते हैं डिटेल में। आगर एक औजार है। ये आपका आगर जो होता है एक औजार का नाम है, जिसकी सहायता से मृदा परत में छेद बनाया जा सकता है, होल बनाते हैं मृदा परत में। ये आगर संसंजक एवं अन्य मुलायम मृदाओं में सुराग बनाने हेतु प्रयोग में लाए जाते हैं। यह आगर भौम जल तल के ऊपर ही सुराग बनाने के काम आते हैं। तो ये आगर क्या है, एक आपका डिवाइस है, और इसकी मदद से हम क्या करते हैं, सॉइल में होल हम करते हैं। दूसरा हमारा पानी के जेट द्वारा वेदन, जो इंपॉर्टेंट लाइन है, 1-2 लाइन आपको बता दी गई, लेकिन डिटेल आप जरूर देख लीजिएगा इसको। यह मृदा में छेद करने की तेज एवं सरल विधि है। इसमें आगर द्वारा कम गहराई तक छेद बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है संगत वेदन। तो इस विधि में भारी छेनी को लगातार उठा गिरा कर कठोर से कठोर मृदा को तोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा होता है संघात। नेक्स्ट हमारा गुणन वेदन। तो यह विधि कठोर मृदा एवं चट्टानों में वेदन हेतु उपयुक्त होती है। तो इस प्रकार से आपके कुछ बोरिंग के मेथड हो गए। नेक्स्ट हमारा मृदा प्रतिदर्श सॉइल सैंपल क्या होता है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, और दूसरा हमारा होता है डिस्टर्ब सॉइल सैंपल, यानी कि क्षुब्ध और अक्षुब्ध मृदा प्रतिदर्श। इसमें डिफरेंस भी पूछ सकता है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो अभी हम देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। अक्षुब्ध मृदा प्रतिदर्श क्या है, जिस मृदा के गुण वास्तविक मृदा की भांति होते हैं, जैसे जलांश, संरचना आदि, अक्षुब्ध मृदा प्रतिदर्श कहे जाते हैं। दूसरा हमारा जो क्षुब्ध यानी कि डिस्टर्ब सॉइल सैंपल, जिस मृदा के गुण विक्षोभ यानी कि डिस्टर्बेंस हो जाने से वास्तविक मृदा के गुणों से भिन्न हो जाते हैं, क्षुब्ध प्रतिदर्श कहलाते हैं। यानी कि जो भी सॉइल होंगी, उसमें जो भी क्वालिटी होगी, अगर आपके जो रियल जो सॉइल है, आपकी जो वास्तविक मृदा है उसकी भांति है, उसमें सही क्वालिटी, तो हमारे अक्षुब्ध यानी कि अनडिस्टर्ब, यानी कि वो डिस्टर्ब नहीं है, अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल कहलाते हैं। और जो डिस्टर्ब होंगे तो डिस्टर्बेंस के कारण जो क्या होगी, उनके गुण जो होंगे चेंज हो जाएंगे, वास्तविक मृदा के गुणों से भिन्न हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं डिस्टर्ब सॉइल सैंपल। नेक्स्ट हमारा होता है मृदा प्रतिदर्श यंत्र। सॉइल सैंपलर्स हम किसे बोलते हैं, तो छोटे छोटे टर्म है, एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके। जिन उपकरणों से स्थल से मृदा के नमूने प्राप्त किए जाते हैं उसे हम सैंपलर कहते हैं। तो सॉइल सैंपल आपको पता चल गया। और सैंपलर किसे बोलेंगे, जिस भी ऑपरेटर से हम किसी भी साइड से हम सॉइल को लेकर आ रहे हैं टेस्ट के लिए, सैंपल लेकर आ रहे हैं, तो उसी को हम बोलेंगे सैंपलर। नेक्स्ट हमारा है प्रतिनिधिक प्रतिदर्श। तो ऐसे प्रतिदर्श जिनमें मूल मृदा के सभी तत्व तो निहित रहते हैं, लेकिन मृदा की संरचना में परिवर्तन हो जाता है, जो आपकी प्रतिनिधिक प्रतिदर्श कहलाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसे सैंपल होते हैं जिसमें मूल मृदा के सभी तत्व निहित रहते हैं, लेकिन उनकी क्या होती है, संरचना जो होती है उसमें परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारे प्रतिनिधिक प्रतिदर्श कहलाते हैं। इस श्रेणी के प्रतिदर्श कण परिमाप विश्लेषण, अटरबर्ग सीमाएं, विशिष्ट गुरुत्व, प्रॉक्टर संगणन आदि परीक्षणों के लिए उपयुक्त रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्षेत्र अनुपात। एक टर्म आपका है छोटा छोटा, क्षेत्र अनुपात आपका क्या होता है, तो प्रतिदर्शी के कटिंग सिरे की दीवारों के ठोस क्षेत्र व आंतरिक जो क्षेत्रफल होगा, खोखला का अनुपात क्षेत्रफल अनुपात कहलाता है। इसको सामान्यतः प्रतिशत में दर्शाया जाता है। नलिका के कटिंग की ठोस दीवारों का क्षेत्रफल π/d × d2 का स्क्वायर माइनस d1 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाया गया, इसमें D1, D2, D3, D4 आपका क्या होगा, यहाँ पर दिखाया गया D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, ये आपका सैंपल ट्यूब है, कटिंग एज है या फिर डिवाइस, इसको सू भी बोल सकते हैं, ये सैंपलिंग ट्यूब है। तो इसी के बारे में आपको दिखाया गया है कि नलिका के कटिंग की ठोस दीवारों का क्षेत्रफल अगर निकालना है तो पाई बाय डी इंटू जो D2 का स्क्वायर होगा माइनस इसमें से हम D1 का स्क्वायर निकाल लेंगे। तो ये जो दीवार है इनके बीच में इनका हमको क्षेत्रफल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा कटिंग सिरे का अगर आंतरिक क्षेत्रफल निकालना है तो पाई बाय डी इंटू D1 का स्क्वायर हो जाएगा। और क्षेत्र अनुपात हम कैसे निकालेंगे, जो आपका D1 माइनस D2 माइनस D1 का स्क्वायर होगा, यानी कि जो कटिंग की ठोस दीवारों का क्षेत्रफल है अपान क्या हो जाएगा, जो आपका आंतरिक क्षेत्रफल होगा इंटू 100% में इसको हम दिखाते हैं। तो पाई बाय डी से पाई बाय डी कैंसिल हो जाएगा, D2 स्क्वायर माइनस D1 स्क्वायर अपन D1 स्क्वायर बचेगा और इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे आपका क्या होगा, क्षेत्र अनुपात मिल जाएगा। D1 आपका, D2 क्या है, प्रतिदर्शी के कटिंग सिरे का बाह्य व्यास है, D2 आपका देख सकते हैं, और D1 आपका आंतरिक व्यास होता है। तो इस प्रकार से हम क्षेत्र अनुपात निकाल सकते हैं, एरिया रेशियो। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है प्राप्ति अनुपात है, रिकवरी रेशियो आपका क्या होता है, तो यह सैंपलर से प्राप्त सैंपल की वास्तविक लंबाई और सैंपलर की लंबाई का अनुपात होता है। जो सैंपलर से हम सैंपल प्राप्त करते हैं उसकी जो वास्तविक लंबाई होती है और सैंपलर की जो लंबाई होती है उसका अनुपात होता है आपका प्राप्ति अनुपात, यानी कि रिकवरी रेशियो। इसे हम LR से प्रदर्शित करते हैं। LR इक्वल टू क्या हो जाएगा, सैंपल की वास्तविक लंबाई अपॉन सैंपलर की लंबाई। तो क्षेत्र अनुपात के आधार पर सैंपलरों को निम्न दो भागों में हम बांट सकते हैं। जो क्षेत्र अनुपात होता है उसके आधार पर जो सैंपलर होते हैं उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला हमारा है मोटी दीवार वाले सैंपल, जिसको हम थिक वॉल्ड सैंपलर्स बोलते हैं। दूसरा हमारा है पतली दीवार वाले सैंपलर, जिसको हम थिन वॉल सैंपलर्स बोलते हैं। तो जिन प्रतिदर्शों का क्षेत्र अनुपात 10% से अधिक होता है, जो एरिया रेशियो होगा, जिन भी सैंपलर्स का क्षेत्र अनुपात 10% से अधिक होगा वे मोटी दीवार वाले प्रतिदर्श कहलाते हैं, और 10% तक के क्षेत्र अनुपात वाले प्रतिदर्शी पतली दीवार वाले प्रतिदर्शी कहलाते हैं। तो अक्षुब्ध प्रतिदर्श पतली दीवार वाले प्रतिदर्शी से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो आपके 10% से अधिक अगर क्षेत्र अनुपात होगा तो हमारे मोटी दीवार वाले प्रतिदर्शी कहलाएंगे, और जो थिक वॉल्ड जिसको हम सैंपलर्स बोलते हैं, अगर 10% तक है क्षेत्र अनुपात तो उसको हम पतली दीवार वाले यानी कि थिन वॉल सैंपलर्स के नाम से जानेंगे। तो ये सभी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।